हेलो दोस्तों। आज अपन इस वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म का सबसे मोस्ट कॉमन कॉज है वो ऑप्शन बी है राइट आंसर, ग्रेव्स डिजीज। ग्रेव्स डिजीज इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म एंड इज एन autoimmune disorder where antibodies stimulate the thyroid gland to produce excess thyroid hormone। तो ग्रेव डिजीज क्या होती है, जिसमें ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें एंटीबॉडीज है वो स्टिमुलेट करती है थायराइड ग्लैंड को बहुत ज़्यादा थायराइड हार्मोन सिक्रीट करने के लिए। जो दूसरे ऑप्शन है इसमें हाशिमोटो थायराइडाइटिस, ये टिपिकली लीड्स टू हाइपोथायरॉयडिज्म। और थायराइड कैंसर इज लेस कॉमन कॉज एंड सब एक्यूट थायराइडाइटिस इज यूजुअली ए टेम्परेरी कंडीशन कॉजिंग हाइपरथायरॉयडिज्म। अगला क्वेश्चन है विच व्हाट इज द प्राइमरी ट्रीटमेंट फॉर टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस के लिए प्राइमरी ट्रीटमेंट है वो इंसुलिन थेरेपी। Type 1 diabetes mellitus is characterized by the autoimmune destruction of pancreatic beta cells, leading to little or no insulin production. Therefore, the primary treatment is lifelong insulin therapy. Oral hypoglycemic are used in type 2 diabetes. Lifestyle modification is important but not sufficient for type 1, and beta blocker are not a primary treatment of डायबिटीज़। तो बीटा ब्लॉकर जो ऑप्शन डी है, ये बीटा ब्लॉकर है वो बीपी के हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में काम में लेते हैं। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन है वो इम्पोर्टेंट है पर सफिशिएंट नहीं है। इंसुलिन थेरेपी ही एकमात्र इलाज है। ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट है वो टाइप 2 डायबिटीज़ में काम में लेते हैं। अगला क्वेश्चन है in which part of the gastrointestinal tract does the majority of nutrient absorption occur। जीआई ट्रैक्ट में जीआई ट्रैक्ट के कौन से पार्ट में मेजॉरिटी ऑफ न्यूट्रिएंट है वो एब्जॉर्प्शन होता है। तो स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और इसोफेगस। तो इसमें जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो राइट आंसर है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द प्राइमरी साइट फॉर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन विथ द ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम प्लेइंग क्रूशियल रोल। तो ये ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के ही पार्ट है। स्टोमक मेनली फंक्शन इन डाइजेशन और लार्ज इंटेस्टाइन है वो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। और ईसोफेगस है वो कंडुइट फॉर फूड। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हॉलमार्क फीचर ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो हॉलमार्क साइन क्या रहेगा रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। तो ऑप्शन ए है सिमेट्रिकल जॉइंट पेन, बी है एसिमेट्रिकल जॉइंट पेन और सी है मॉर्निंग स्टिफनेस लास्टिंग लेस देन 30 मिनट, पेन इम्प्रूविंग विथ एक्टिविटी। तो ऑप्शन ए है राइट आंसर है सिमेट्रिकल जॉइंट पेन। रूमेटॉइड आर्थराइटिस typically present with symmetrical joint pain and morning stiffness lasting more than 30 minutes. It commonly affects small joints such as those in the hands and feet, and pain tend to worsen with inactivity. अगला क्वेश्चन है
Which vitamin deficiency is associated with the rickets in children? तो ए, सी, डी और के में से चिल्ड्रन में रिकेट्स के लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार है? तो विटामिन डी की कमी से चिल्ड्रन में रिकेट्स हो जाता है। Rickets in children is primarily due to deficiency in vitamin D, which is crucial for calcium and phosphate metabolism and bone health. विटामिन डी है वो कैल्शियम और फॉस्फेट के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़रूरी है। विटामिन ए डेफिशिएंसी है वो नाइट ब्लाइंडनेस के लिए ज़िम्मेदार है। विटामिन सी है उसकी डेफिशिएंसी से स्कर्वी हो जाता है। और विटामिन के है वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज द मेन एक्शन ऑफ एंजियोटेंसिन सेकंड इन द बॉडी? एंजियोटेंसिन सेकंड का बॉडी में क्या काम है? तो इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। एंजियोटेंसिन सेकंड है वो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। अगर मान लो बॉडी में ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो एंजियोटेंसिन सेकंड सिक्रीट होता है और वो ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एंजियोटेंसिन सेकंड इज ए पोटेंट vasoconstrictor that increase blood pressure by narrowing blood vessels। तो क्या करता है ये? ब्लड वेसल को नेरो कर देता है, मतलब संकरा कर देता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इट आल्सो स्टिमुलेट एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन। ये क्या करता है? एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन को भी स्टिमुलेट करता है। लीडिंग टू सोडियम एंड वाटर रिटेंशन। जिससे क्या होता है? सोडियम और वाटर का बॉडी में रिटेंशन हो जाता है। और सोडियम अगर और बॉडी का वाटर में रिटेंशन होगा तो अपने आप ही ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी? ज़्यादा लंबे समय तक कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी लेते हैं तो ओस्टियोपोरोसिस होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लॉन्ग टर्म कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी इज एसोसिएटेड विद द ओस्टियोपोरोसिस ड्यू टू इंक्रीज बोन फॉर्मेशन एंड इंक्रीज बोन रीअब्जॉर्प्शन। डिक्रीज बोन फॉर्मेशन एंड इंक्रीज बोन रीअब्जॉर्प्शन। तो लॉन्ग टर्म कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी लेने से क्या होता है? ओस्टियोपोरोसिस हो जाता है, क्योंकि बोन फॉर्मेशन है वो डिक्रीज हो जाता है और बोन का एब्जॉर्प्शन है वो इंक्रीज हो जाता है। अदर कॉमन साइड इफेक्ट है वो हाइपरग्लाइसीमिया भी हो जाता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी लेने से, एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के भी चांस ज़्यादा हो जाते हैं, बट नॉट हाइपरकैलेमिया और ब्रेडिकार्डिया। तो हाइपरकैलेमिया ए ऑप्शन और ब्रेडिकार्डिया डी ऑप्शन इसमें नहीं होते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया भी नहीं होता है। अगर किसी पेशेंट को शुगर है और उसको मान लो अस्थमा भी है, तो शुगर है और अस्थमा है तो पेशेंट मान लो हॉस्पिटल में आता है तो उसको अस्थमा, वो कहेगा कि सांस फूल रही है तो उसको अस्थमा का ट्रीटमेंट देंगे, तो उसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी कभी कभार दे देते हैं। तो अगर अस्थमा है और अस्थमा के साथ शुगर है तो ध्यान रखना है कॉर्टिकोस्टेरॉइड लिमिट में ही देना है, क्योंकि इससे शुगर बढ़ जाता है, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा और इन्फेक्शन के चांस भी ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि ये बॉडी के इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है, जिससे इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा रहता है। अगला क्वेश्चन है विच कंडीशन इज करेक्टराइज्ड बाय अ डेफिशिएंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 8? अगर बॉडी में क्लॉटिंग फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसको क्या नाम देंगे? उसको नाम देंगे हीमोफीलिया ए। हीमोफीलिया ए इज ए जेनेटिक डिसऑर्डर caused by deficiency in clotting factor 8 leading to prolonged bleeding। अगर
हीमोफीलिया ए है किसी को, तो उसमें बहुत ज़्यादा लंबे समय तक ब्लीडिंग होती रहेगी, क्योंकि उसमें जो क्लॉटिंग फैक्टर 8 है वो कम रहेगा, और क्लॉटिंग फैक्टर 8 है वो क्लॉट बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है। और अगर जो दूसरे ऑप्शन है इसमें हीमोफीलिया बी है, वो क्लॉटिंग फैक्टर 9 की कमी से होता है। वॉन विलब्रांड डिजीज अफेक्ट क्लॉटिंग फैक्टर 8 एंड नॉन विलब्रांड फैक्टर, ये थोड़ा एरर आ गया इसमें, यहाँ तक छोड़ दीजिए आप। एंड विटामिन के डेफिशिएंसी अफेक्ट मल्टीपल क्लॉटिंग फैक्टर। तो अगला है क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज फॉर ऑफ ए पेप स्मीयर टेस्ट। पेप स्मीयर टेस्ट क्यों किया जाता है? ऑप्शन है डिटेक्टिंग सर्वाइकल कैंसर, डायग्नोजिंग पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, स्क्रीनिंग फॉर ओवेरियन कैंसर, और इवालुएटिंग मेनोपॉज सिम्टम। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए डिटेक्टिंग सर्वाइकल कैंसर। ए पेप स्मीयर इज प्राइमरली यूज्ड टू स्क्रीन फॉर सर्वाइकल कैंसर बाय डिटेक्टिंग free cancerous or cancerous cells in the cervix. It is not typically used for diagnosing pelvic inflammatory disease, ovarian cancer और evaluating menopause symptom. तो इसका मेन जो है वो पेप स्मीयर टेस्ट का मेन पर्पज है वो डिटेक्टिंग सर्वाइकल कैंसर। अगला है विच ड्रग क्लास इज कॉमनली यूज्ड इन फर्स्ट लाइन थेरेपी फॉर हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मतलब क्या होता है? बीपी बढ़ जाना। तो इसमें फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या रहेगा? ये सभी ट्रीटमेंट है वो हाइपरटेंशन के, ये बीटा ब्लॉकर भी हाइपरटेंशन में काम लेते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी हाइपरटेंशन में काम में लेते हैं, एससी इनहिबिटर भी हाइपरटेंशन में काम में लेते हैं, और डायरेटिक भी हाइपरटेंशन में ही काम में लेते हैं। पर जो फर्स्ट लाइन यहाँ क्या लिख रखा है और क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन थेरेपी पूछ रहा है, तो फर्स्ट लाइन थेरेपी में ए सी ई इनिबिटर, इनिबिटर की ए की फुल फॉर्म क्या होती है? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर। तो ये फर्स्ट लाइन थेरेपी है। एसी इनिबिटर आर ऑफन कंसिडर्ड फर्स्ट लाइन थेरेपी फॉर हाइपरटेंशन, particularly in patients with conditions like diabetes or heart failure, while diuretic, calcium channel blocker and beta blocker are also used. ACE inhibitors are commonly recommended due to their benefit in reducing cardiovascular event in and kidney protection. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, विच कंडीशन इज characterized by high level of serum bilirubin and jaundice। तो कौन सी कंडीशन में सीरम बिलिरुबिन बढ़ जाता है और जॉन्डिस हो जाता है? तो उसमें हीमोलाइटिक एनीमिया है वो राइट आंसर है। हीमोलाइटिक एनीमिया में क्या होता है? सीरम बिलिरुबिन और जॉन्डिस बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ किडनी। किडनी का प्राइमरी फंक्शन सबको पता ही है, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इज मीडिएटेड बाय आईजीई एंटीबॉडीज। विच टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इज मीडिएटेड बाय आईजीई एंटीबॉडीज। तो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है वो आईजीई एंटीबॉडीज द्वारा मीडिएटेड होती है। अगला है व्हाट इज द कॉमन कॉज ऑफ कम्युनिटी एक्वायर्ड न्यूमोनिया। कम्युनिटी एक्वायर्ड न्यूमोनिया का सबसे मोस्ट कॉमन कॉज है इसमें चारों में से, वह है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। अगला है विच लेबोरेटरी टेस्ट इज मोस्ट स्पेसिफिक फॉर डायग्नोजिंग मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन।
मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन के लिए मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट है वो कौन सा है? ट्रोपोनिन टी। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ ओपियोइड एनाल्जेसिक। तो ओपियोइड एनाल्जेसिक का कॉमन साइड इफेक्ट है वो है कॉन्स्टिपेशन। अगला है इन विच स्टेज ऑफ सेल साइकिल डज डीएनए रिप्लिकेशन अकर। इन विच स्टेज ऑफ द सेल साइकिल डज डीएनए रिप्लिकेशन अकर। तो डीएनए रिप्लिकेशन कौन सी फेज में होता है? एस फेज में। डीएनए रिप्लिकेशन अकर ड्यूरिंग द एस फेज, सिंथेसिस फेज। एस फेज मतलब सिंथेसिस फेज ऑफ द सेल साइकिल। जो जी1 फेज होती है वो है सेल ग्रोथ के लिए, जी2 फेज होती है वो है फॉर प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस, एंड एम फोस फेज फॉर सेल डिवीजन। तो डीएनए रिप्लिकेशन के लिए एस फेज। अगला है व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेकेंडरी हाइपरटेंशन। तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन का मोस्ट कॉमन कॉज है वो है रीनल आर्टरी स्टेनोसिस। रीनल आर्टरी स्टेनोसिस। Which of the following is a common finding in rheumatoid arthritis on X-ray imaging? Which of the following is a common finding in rheumatoid arthritis on X-ray? अगर किसी rheumatoid arthritis पेशेंट है उसका अगर एक्सरे कराएंगे तो उसमें क्या दिखेगा? तो पेरी आर्टिकुलर ओस्टोपीनिया, ये फाइंडिंग दिखेगी। रूमेटॉइड आर्थराइटिस कॉमनली शो पेरी आर्टिकुलर ओस्टियोपीनिया। ओस्टियोपीनिया मतलब क्या होता है? डिक्रीज्ड बोन डेंसिटी नियर द जॉइंट। जॉइंट के नज़दीक बोन डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। अगला है विच ऑर्गन इज प्राइमरली अफेक्टेड इन किरोसिस ऑफ लीवर। तो सीरोसिस ऑफ लीवर में ये तो सिंपल क्वेश्चन है, लीवर ही अफेक्टेड होगा, नाम ही डिजीज का ऐसा ही है, किरोसिस ऑफ लीवर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज कॉमनली एसोसिएटेड विथ बटरफ्लाई रैश ऑन द फेस। अगर फेस पर बटरफ्लाई मतलब तितली के जैसे अगर चेहरे पे तितली के जैसे रैश हो जाते हैं तो वो सिस्टेमेटिक ल्यूपस एरिथेमेटस है। अगला है व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बीटा ब्लॉकर इन ट्रीटिंग हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में बीटा ब्लॉकर क्या काम करते हैं? डिक्रीज्ड इन कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट को कम कर देते हैं। अगर वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करेंगे तो हाइपरटेंशन और ज़्यादा होगा। अगला है विच कंडीशन इज करेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ रीड स्टर्नबर्ग सेल। अगर ब्लड के सैंपल में रीड स्टर्नबर्ग सेल दिखती है तो इसका मतलब क्या है? उसको हॉजकिन लिम्फोमा है। रीड स्टर्नबर्ग सेल आर करेक्टरिस्टिक ऑफ हॉजकिन लिम्फोमा, ए टाइप ऑफ लिम्फेटिक कैंसर है। हॉजकिन लिम्फोमा क्या है? टाइप ऑफ लिम्फेटिक कैंसर। अगला है विच टाइप ऑफ डायबिटीज इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विथ इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो कौन से डायबिटीज में हो जाता है? टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। टाइप 2 डायबिटीज इज कॉमनली एसोसिएटेड विथ इंसुलिन resistance where the body cell do not respond effectively to insulin। इंसुलिन के प्रति इफेक्टिवली रेस्पॉन्ड नहीं करती है। और टाइप 1 डायबिटीज इन्वॉल्व ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल।
टाइप 1 में क्या होता है, ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन हो जाता है। इंसुलिन जो प्रोड्यूसिंग सेल है वो कौन सी है, बीटा सेल। अगला है विच इमेजिंग मॉडलिटी इज मोस्ट कॉमनली अप्रोप्रिएट फॉर इवेल्युएटिंग ए सस्पेक्टेड पल्मोनरी एम्बोलिज्म। सस्पेक्टेड पल्मोनरी एम्बोलिज्म का पता करने के लिए क्या कराएंगे, तो सीटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी मोस्ट एप्रोप्रिएट है ये। अगला है विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इज कॉमनली एसोसिएटेड विथ प्रोलॉन्ग्ड वोमिटिंग। ज़्यादा वोमिटिंग होती है तो सोडियम की कमी हो जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, हाइपोनेट्रीमिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ ए सी इनिबिटर। सबसे कॉमन साइड इफेक्ट, अगर कोई पेशेंट ए सी इनिबिटर ले रहा है तो उसका कॉमन साइड इफेक्ट क्या रहेगा, ड्राई कफ, उसको सूखी खांसी लगातार आती रहेगी। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज करेक्टराइज्ड बाय ए पॉजिटिव स्किलिंग टेस्ट। राइट आंसर है परनीसियस एनीमिया में पॉजिटिव स्किलिंग टेस्ट होता है। अगला है विच क्लास ऑफ ड्रग इज प्राइमरली यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। सीओपीडी में विच क्लास ऑफ ड्रग इज प्राइमरली यूज्ड, तो बीटा एगोनिस्ट। सीओपीडी में क्या लेते हैं काम है, बीटा एगोनिस्ट। क्वेश्चन नंबर 23 है विच इन्फेक्शियस डिजीज इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम लेप्री। सिंपल क्वेश्चन है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री की वजह से कौन सी डिजीज होती है, टीबी, लेप्रोसी, सिफिलिस या गोनोरिया, तो राइट आंसर है लेप्रोसी। माइकोबैक्टीरियम लेप्री कोजिंग लेप्रोसी, लेप्रोसी का दूसरा नाम क्या है, हैंसन डिजीज। ट्यूबरक्लोसिस किसकी वजह से होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। सिफिलिस किसके कारण होता है, ट्रिपोनिमा पेलिडम। और गोनोरिया नाइजीरिया गोनोरी। अगला है व्हाट इज द प्राइमरी ट्रीटमेंट फॉर एक्यूट मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। अक्यूट मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, अक्यूट और क्रोनिक का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अक्यूट क्या होता है, क्रोनिक क्या होता है। अक्यूट मतलब तुरंत एकदम से ही, क्रोनिक मतलब लंबे समय से है वो, तो एंटीकोगुलेंट है। अगला है विच कंडीशन इज एसोसिएटेड विथ बूट शेप्ड हार्ट ऑन चेस्ट एक्सरे। अगर किसी का चेस्ट एक्सरे कराते हैं, छाती का एक्सरे कराते हैं और उसमें हार्ट है वो बूट के शेप दिखता है, बूट मतलब क्या, जूते के समान, जूते के शेप में अगर दिखता है तो कौन सी बीमारी हो सकती है उसको, पेरिकार्डियाटिस, पेरिकार्डाइटिस। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज कॉमन ट्रीटमेंट फॉर पेप्टिक अल्सर डिजीज। पेप्टिक अल्सर डिजीज में एंटासिड देते हैं, ठीक है। अगला है विच कॉमन विच कंडीशन इज करेक्टराइज्ड बाय सेडल एम्बोलिज्म इन पल्मोनरी इमेजिंग। पल्मोनरी इमेजिंग करते हैं, ठीक है। पल्मोनरी इमेजिंग मतलब पल्मोनरी एक्सरे या पल्मोनरी सीटी स्कैन या पल्मोनरी एमआरआई, तो उसमें सेडल एम्बोलिज्म, तो ये किस कंडीशन में होता है, तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म में सेडल embolism in pulmonary imaging. A saddle embolism refer to large pulmonary embolism that straddle the bifurcation of the pulmonary arteries, which is serious and life-threatening condition. Pulmonary asthma and chronic bronchitis do not present with this type of embolism. अगला है which type of cancer is most commonly associated with smoking. ये तो सबको पता ही है, स्मोकिंग के कारण लंग कैंसर होने का चांस सबसे ज़्यादा रहता है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन सिम्टम ऑफ हाइपर पैराथायरॉयडिज्म।
हाइपर पैराथायरॉयडिज्म का मोस्ट कॉमन सिम्टम है वो है हाइपर कैल्सीमिया। अगला है विच टाइप ऑफ स्ट्रोक इज कॉज्ड बाय ब्लड क्लॉटिंग। विच टाइप ऑफ स्ट्रोक इज कॉज्ड बाय ब्लड क्लॉट ब्लॉकिंग ए ब्लड वेसल इन द ब्रेन। अगर ब्रेन में ब्लड क्लॉट है वो ब्लड वेसल को ब्लॉक कर देता है तो ऐसे स्ट्रोक को क्या बोलेंगे? इस्चेमिक स्ट्रोक। इस्चीमिया मतलब, इस्चीमिया आपको का मतलब पता होना चाहिए, मतलब लेक ऑफ ब्लड सप्लाई। ब्लड क्लॉट की वजह से ब्लड सप्लाई वो कम हो जाती है, जिसके कारण जो स्ट्रोक होता है उसको बोलेंगे इस्चीमिया स्ट्रोक। और भी स्ट्रोक है हेमरेजिक स्ट्रोक, जो ब्लीडिंग के कारण होता है, लंबे समय तक मान लो ब्लीडिंग हो जाती है तो उसको हेमरेजिक स्ट्रोक बोलेंगे। और ब्लड सप्लाई की कमी की वजह से इस्चेमिक स्ट्रोक बोलेंगे। सबड्यूरल हेमाटोमा और ट्रांजियस इस्चेमिक स्ट्रोक, ये भी दो अलग ऑप्शन है। सबड्यूरल हेमाटोमा ब्लीडिंग बिटवीन द ब्रेन एंड स्कल के बीच में ब्लीडिंग होती है तो उसको सबड्यूरल हेमाटोमा बोलेंगे। और अगर टेम्परेरी ब्लॉकेज के कारण जो स्ट्रोक होता है उसको बोलेंगे ट्रांजिएंट इस्चेमिक स्ट्रोक। अगला है विच कंडीशन इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद द प्रेजेंस ऑफ एंटी स्मिथ एंटीबॉडीज। तो एस एल ई सिस्टमेटिक ल्यूपस एरिथमेटस होता है, उसमें क्या होता है? एंटी स्मिथ एंटीबॉडीज पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है विच कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय बम्बू स्पाइन अपीयरेंस ऑन एक्सरे। एक्सरे में बम्बू स्पाइन अपीयरेंस दिखता है तो वो कौन सी कंडीशन में दिखता है? एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ एडिसन डिजीज। एडिसन डिजीज में मोस्ट कॉमन सिम्टम है वो हाइपर पिगमेंटेशन। एक क्वेश्चन छूट गया था बीच में ही, ये वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन सिम्टम ऑफ हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। तो कॉमन सिम्टम है हाइपर कैल्सीमिया। एडिसन डिजीज में सिम्टम कौन सा रहेगा? सबसे मोस्ट कॉमन है वो हाइपर पिगमेंटेशन। हाइपर पिगमेंटेशन पता होना चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी कोज ऑफ क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। तो एच पाइलोरी इन्फेक्शन उसके कारण होता है क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हॉलमार्क ऑफ डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का हॉलमार्क साइन क्या रहेगा? हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया मतलब इंक्रीज्ड ब्लड शुगर लेवल। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन सिम्टम ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। एडिमा, राइट आंसर है एडिमा। अगला है विच टेस्ट इज मोस्ट यूजफुल फॉर असेसिंग लिवर फंक्शन। एलएफटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी सिम्टम ऑफ पार्किंसन डिजीज। ब्रेडिकाइनेसिया। व्हाट इज द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर एसेंशियल हाइपरटेंशन। एसईई इनहिबिटर।
which condition is characterized by presence of Kobe hat calcification on imaging meningioma. Kobe hat calcification are associated with meningioma, a type of brain tumor. Other conditions like primary brain tumor, metastatic cancer, and glioblastoma have different imaging characteristics. Which of the following is a common cause of osteomyelitis in adult? अडल्ट में ओस्टियोमाइलाइटिस के लिए सबसे कॉमन कारण है वो है स्टेफाइलोकोकस एरोएस। अगला है विच इमेजिंग टेक्निक इज़ बेस्ट फॉर इवेल्युएटिंग सॉफ्ट टिश्यू इंजरी? सॉफ्ट टिश्यू इंजरिंग के लिए एमआरआई बेस्ट है। यूएसजी, एमआरआई, सीटी और एक्सरे में से एमआरआई बेस्ट रहेगी सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज के लिए। ग्रेव डिजीज का कॉमन फीचर क्या रहेगा? एक्जोप्थैलेमस। एक्जोप्थैलेमस आपको पता होना चाहिए क्या है? प्रोट्रूजन ऑफ द आई, आंखें का बाहर आ जाना एक्जोप्थैलेमस कहलाता है और ये ग्रेव डिजीज का कॉमन फीचर है। और दूसरे ऑप्शन है वो है मिक्सिडीमा। मिक्सिडीमा एसोसिएटेड विथ हाइपोथायरॉयडिज्म, कोल्ड इंटॉलरेंस एंड ब्रेडिकार्डिया आर मोस्ट इंडिकेटिव ऑफ hypothyroidism rather than hyperthyroidism. Which electrolyte imbalance is most commonly seen in patient with chronic kidney disease? Chronic kidney disease में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है वो इम्बेलेंस होगा? हाइपरकेलेमिया। हाइपरकेलेमिया मीन्स एलिवेटेड पोटेशियम लेवल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विथ हाइपर यूरिसीमिया? तो राइट आंसर है गाउट। गाउट में हाइपर यूरिसीमिया हो जाता है। हाइपर यूरिसीमिया मतलब हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड। अगला है विच टेस्ट इज मोस्ट यूजफुल फॉर डायग्नोसिंग ट्यूबरक्लोसिस? ट्यूबरक्लोसिस के लिए वैसे तो सारे टेस्ट करते हैं पर जो मोस्ट यूजफुल है वो है ट्यूबरक्लोइन स्किन टेस्ट। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लासिकल सिम्टम ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म? हाइपरथायरॉयडिज्म मतलब टू मच थायराइड हार्मोन। तो क्लासिकल सिम्टम है वो है ट्रेमर्स। विच डिजीज इज एसोसिएटेड विद द प्रेजेंस ऑफ एंटी सेंट्रोमियर एंटीबॉडीज? स्क्लेरोडर्मा। स्क्लेरोडर्मा का दूसरा नाम क्या है? क्रेस्ट सिंड्रोम। CREST क्रेस्ट सिंड्रोम। अगला क्वेश्चन है एनाफाइलैक्सिस में प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या देते हैं? कौन सी ड्रग देते हैं? तो वो है एपिनेफ्रिन, ना कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड, एंटीहिस्टामिन और इंट्रावेनस फ्लूइड। अगला है which of the following is the most common cause of acute viral hepatitis? acute viral hepatitis का मोस्ट कॉमन कॉज है वो है हेपेटाइटिस ए वायरस। विच कंडीशन इज मोस्टली लाइकली टू कॉज ए पॉजिटिव डायरेक्ट कोम टेस्ट? डायरेक्ट कोम टेस्ट अगर पॉजिटिव आ जाता है तो उसका मतलब क्या हुआ? ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन कॉज ऑफ सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म? सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म का मोस्ट कॉमन कॉज है वो है विटामिन डी डेफिशिएंसी। अगला है विच इमेजिंग टेक्निक इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर इवेल्युएटिंग फ्रैक्चर? फ्रैक्चर को देखने के लिए मोस्ट इमेजिंग टेक्निक है वो है एक्सरे। अगला है विच टाइप ऑफ डायबिटीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल इन द पेनक्रियास?
ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन हो जाता है बीटा सेल का पेनक्रियाज में, तो वो टाइप फर्स्ट डायबिटीज है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज कॉमनली यूज्ड फॉर मैनेजिंग हाइपरटेंशन एंड हार्ट फेलियर। हाइपरटेंशन और हार्ट फेलियर अगर एक साथ है तो इसमें से कौन सी दवा देंगे, तो लोसार्टन देंगे। ठीक है, मेटफॉर्मिन तो क्या है, शुगर की दवाई है, डायबिटीज़ मेलाइटस की। वारफेरिन एंटीकोगुलेंट है, और अटोरवास्टेटिन है वो लिपिड लवरिंग एजेंट है, मतलब लिपिड को कम करने वाला एजेंट है। लोसार्टन क्या है, एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर ब्लॉकर, ARB, इस कैटेगरी के अंदर आती है एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर ब्लॉकर। मेटफॉर्मिन डायबिटीज, वारफेरिन इज ए एंटीकोगुलेंट एंड एटोरवास्टेटिन इज ए स्टेटिन यूज्ड फॉर डिसलिपिडीमिया। अगला है टिपिकल क्लिनिकल फीचर ऑफ एडिसन डिजीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टिपिकल क्लिनिकल फीचर ऑफ एडिसन डिजीज। तो एडिसन डिजीज का टिपिकल क्लिनिकल फीचर क्या है, हाइपोटेंशन। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली एसोसिएटेड विथ ए ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस ऑन सीटी चेस्ट। चेस्ट का जो सीटी स्कैन में ग्राउंड ग्लास अगर अपीयरेंस दिखता है तो वो किस डिजीज का से संबंधित है, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन कॉज ऑफ प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म। प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म का जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो है पैराथायरॉयड एडिनोमा, और विटामिन डी डेफिशिएंसी है वो है सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म। ठीक है, अगला है विच मेडिकेशन क्लास इज प्राइमरीली यूज टू मैनेज क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज सिम्टम। ये क्वेश्चन अपन ने पहले भी पढ़ लिया है, COPD में बीटा एगोनिस्ट देते हैं। ठीक है, फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज करेक्टराइज्ड बाय ए चेरी रेड स्पॉट ऑन फंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन। फंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन में अगर चेरी रेड स्पॉट दिखते हैं तो वो सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन को दर्शाता है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ अनट्रीटेड हाइपरटेंशन। अगर हाइपरटेंशन को अनट्रीटेड मतलब ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है तो क्या कॉम्प्लिकेशन होगा, उसका एक्यूट मायोकार्डियल इन्फ्रक्शन हो जाता है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन ट्रीटमेंट फॉर हाइपरलिपिडीमिया। लिपिडीमिया मतलब अगर ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, लिपिड की मात्रा बढ़ जाती है, तो हाइपरलिपिडीमिया में जो ड्रग काम में ली जाती है वो है, इसका नाम है स्टेटिन। इंसुलिन है वो डायबिटीज़ के लिए काम में लिया जाता है, बीटा ब्लॉकर है वो हाइपरटेंशन में काम में लिया जाता है, और डाययूरेटिक है वो फ्लूइड मैनेजमेंट में काम में लिए जाते हैं। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, क्वेश्चन नंबर 70 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज एसोसिएटेड विद द प्रेजेंस ऑफ anti-RO एंटीबॉडीज। प्रेजेंस ऑफ anti-RO SSA एंटीबॉडीज कौन सी डिजीज में होती है, सेजोग्रेन सिंड्रोम में। अगला है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्किन कैंसर। स्किन कैंसर में मोस्ट कॉमन जो कैंसर होता है वो है बेसल सेल कार्सिनोमा। अगला है बटरफ्लाई शेप्ड फेशियल रैश
ये तो आपने देख लिया, लिपस एरिथमेटस। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लासिकल फाइंडिंग इन एक्यूट अपेंडिसाइटिस। राइट लोअर क्वाड्रेंट पेन होता है। अपेंडिसाइटिस में। अगला है कॉमन सिम्टम क्या है? कॉमन सिम्टम ऑफ प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस। प्राइमरी बिलियरी जो कोलेंजाइटिस है, पीबीसी का वो कॉमन सिम्टम है, वो है जॉन्डिस। ठीक है। अगला है विच टाइप ऑफ एनीमिया इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विथ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में माइक्रोसाइटिक एनीमिया होता है, न कि मैक्रोसाइटिक, नॉर्मोसाइटिक और हीमोलाइटिक एनीमिया। अगला है विच मेडिकेशन क्लास इज कॉमनली यूज टू ट्रीट अस्थमा बाय रिड्यूसिंग इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन को कम करके अस्थमा को ठीक करने की जो मेडिकेशन है वो है कोर्टिकोस्टेरॉइड। दूसरे ऑप्शन है वो है बीटा एगोनिस्ट, वो ब्रोंकोडायलेशन में काम में लिया जाता है। एंटी कोलिनर्जिक आर आल्सो ब्रोंकोडायलेटर। ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एगोनिस्ट हेल्प रिड्यूस इन्फ्लामेशन बट सेकेंडरी टू कोर्टिकोस्टेरॉइड। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्ट्रोक कौन सा होता है? वो है इस्चेमिक स्ट्रोक। क्वेश्चन नंबर 78। Which of the following condition is associated with the presence of anti-dsDNA antibodies? सिस्टमेटिक ल्यूपस एरिथेमेटिस में क्या होता है? presence of anti-dsDNA antibodies। अगला है एक्सरे में विच कंडीशन इज करेक्टराइज्ड बाय स्टीपल साइन ऑन एक्सरे। एक्सरे में अगर स्टीपल साइन दिखता है तो वो क्या दर्शाता है? तो क्रूप, CROUP, क्रूप। ठीक है। क्रूप क्या होता है? ए रेस्पिरेटरी कंडीशन कोज्ड बाय वायरल इन्फेक्शन दैट लीड्स टू नेरविंग ऑफ द अपर एयरवे। तो क्रूप क्या होता है आपने देख लिया होगा, एक रेस्पिरेटरी कंडीशन है, किस कारण से होती है? वायरल इन्फेक्शन कारण। इसमें क्या होता है? अपर एयरवे है जो नेरो हो जाता है, संकरा हो जाता है। ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए के डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस का क्या फीचर है? तो हाइपर इंटेंस लेजर ऑन एमआरआई। हाइपर इंटेंस लेजर ऑन एमआरआई। ठीक है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ क्रोनिक साइनोसाइटिस में फेशियल पेन रहता है। क्रोनिक साइनोसाइटिस में फेशियल पेन लगातार रहता है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद स्केफोइड फ्रैक्चर। स्केफोइड फ्रैक्चर, wrist इंजरी। क्वेश्चन नंबर 83। विच मेडिकेशन इज कॉमनली यूज टू प्रिवेंट पोस्ट ऑपरेटिव डीप वेन थ्रोम्बोसिस। ऑपरेशन के बाद डीवीटी से बचाने के लिए एंटीकोगुलेंट दिया जाता है। अगला है कार्डियक फंक्शन के लिए कॉमन डायग्नोस्टिक टेस्ट, वो है ईसीजी। सबको पता ही है आपको। ईजी क्या होता है? ब्रेन के लिए। ठीक है। यूरिन एलाइसिस किडनी फंक्शन के लिए। और एंडोस्कोपी है वो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इवैल्यूएशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 85। विच कंडीशन इज कॉमनली एसोसिएटेड विद बार्किंग कफ इन चिल्ड्रन। चिल्ड्रन में बार्किंग कफ होती है, मतलब कुत्ता भौंकता है ना, वैसे अगर खांसी होती है तो वो क्रूप। ठीक है। अस्थमा के कारण नहीं, ब्रोंकाइटिस के कारण नहीं, निमोनिया के कारण नहीं, क्रूप के कारण होती है। ठीक है। क्रूप क्या होता है? अभी आपने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन भी आया था। तो ए बार्किंग कफ इज करेक्टरिस्टिक ऑफ क्रूप। क्रूप क्या होता है? एक वायरल इन्फेक्शन दैट कोज इन्फ्लामेशन ऑफ अपर एयरवे। ठीक है। 86 क्वेश्चन नंबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन कोज ऑफ हाइपर कैल्सीमिया।
हाइपर कैल्सीमिया का सबसे कॉमन कॉज है वो है हाइपर पैराथायरोडिज्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज मोस्ट यूजफुल फॉर डायग्नोजिंग रूमेटॉइड आर्थराइटिस। के लिए मोस्ट कॉमन टेस्ट है वो है आरएफ फैक्टर की जांच करना, ब्लड में आरएफ फैक्टर रूमेटॉइड फैक्टर देखना। ठीक है, 88 क्वेश्चन नंबर 88 है मोस्ट कॉमन कोज ऑफ जॉन्डिस इन न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न में जॉन्डिस का मोस्ट कॉमन कोज है वो है फिजियोलॉजिक हाइपर बिलीरुबिनीमिया। फिजियोलॉजिक हाइपर बिलीरुबिनीमिया इज मोस्ट कॉमन यूजुअली बिनाइन कोज ऑफ जॉन्डिस इन न्यूबॉर्न ड्यू टू इमेच्योर लिवर फंक्शन। Question number 89. Which condition is characterized by string of pearl appearance on ultrasound? अल्ट्रासाउंड में string of pearls appearance होता है तो वो है polycystic ovary syndrome। polycystic ovary syndrome PCOS। Question number 90 है which of the following condition is commonly associated with elevated blood pressure and hypokalemia? कसिंग सिंड्रोम में क्या होता है, ब्लड प्रेशर इलेवेटेड हो जाता है, उसके साथ ही पोटेशियम कम हो जाता है, हाइपोकैलेमिया। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन साइन ऑफ बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस इन इन्फेंट्स। में बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस हो जाता है इसका तो कौन सा लक्षण दिखेगा, बल्जिंग फॉन्टेनेल। फॉन्टेनेल है वो उभरे हुए दिखेंगे। अगला है विच टाइप ऑफ डायबिटीज इज एसोसिएटेड विथ इंसुलिन रेजिस्टेंस। टाइप 2 डायबिटीज, ये क्वेश्चन पहले भी आया था, कुछ क्वेश्चन है जो रिपीट हुए हैं बाय मिस्टेक, दोबारा कॉपी हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन कॉज ऑफ एपिगैस्ट्रिक पेन एंड ए पॉजिटिव मर्फी साइन। तो एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म यूज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड। कॉर्टिकोस्टेरॉइड का लंबे समय तक यूज जिससे ऑस्टियोपोरोसिस भी हो सकता है, हाइपरटेंशन भी हो सकता है और डायबिटीज मेलाइटिस भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 95 है विच इमेजिंग मोडिलिटी इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर इवेलुएटिंग बोन डेंसिटी। बोन डेंसिटी देखने के लिए क्या करते हैं, डुअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्टियोमेट्री, डेक्सा, ड्यूअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्टियोमेट्री। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट एब्डोमेन इन चिल्ड्रन। बच्चों में एकदम से पेट दर्द होना, बहुत ज़्यादा पेट दर्द होना अपेंडिसाइटिस का लक्षण हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म का क्या फीचर है, कोल्ड इंटॉलरेंस, मतलब ठंड को सहन नहीं कर पाता। दूसरे ऑप्शन है टेकिकार्डिया, वेट लॉस और इंक्रीज्ड एपेटाइट है वो है हाइपरथायरॉयडिज्म से संबंधित। अगला क्वेश्चन है विच कंडीशन इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विथ ए टारगेट और बुल्स आई लेजन ऑन स्किन एग्जामिनेशन। तो एरिथीमिया मल्टीफॉर्म, इसमें क्या होता है, टारगेट और बुल्स आई लेजन होते हैं। ठीक है, 99 क्वेश्चन नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन इनिशियल टेस्ट फॉर इवेलुएटिंग सस्पेक्टेड मायोकार्डियल इन्फेक्शन। अगर एमआई को देखना है तो ईसीजी से पता चल जाएगा, इको करने की जरूरत नहीं है, ईसीजी में पता चल जाएगा। इको है दूसरा ऑप्शन है वो, अगर ईसीजी में पता नहीं चल रहा है तो इको करवाएंगे, इको कार्डियोग्राम। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन फीचर ऑफ ग्रेव डिजीज। ग्रेव डिजीज में एक्जोप्थैलेमस होता है। तो ये 100 क्वेश्चन पूरे हो गए। दोस्तों कैसे लगे आपको ये वीडियो, कर अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे और भी ऐसे वीडियो डालता रहूँगा। फीडबैक बहुत ही ज़रूरी है।
अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और वीडियो में कोई कमी रही हो तो कमेंट करके बता देना। अगर आपको हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मैंने नहीं पढ़ा है, अगर आपको एक्सप्लेनेशन हर क्वेश्चन का चाहिए तो बता देना। आवाज़ कम आ रही है, ज़्यादा आ रही है, फटी फटी आ रही है, वीडियो में कोई भी आपको दिखे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। और 100 क्वेश्चन है वो मैंने इस वीडियो में आपको बता दिए हैं। और भी ये क्वेश्चन है वो आपको, अगर आप एम्स की, रेलवे की, डीएसएसबी की, पीजीआई की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही लाभदायक रहेंगे आपके लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीडियो की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। कमेंट कर दीजिएगा अगर आप पीडीएफ चाहिए तो। धन्यवाद।